Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider Baltistani and welcome to campus.pk। हमने कल कंसेप्ट ऑफ मोल को और स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को देख लिया था। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। बेटा आज मैं आपको स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड एक टेक्निक दूंगा, एक ट्रिक दूंगा। With the help of this trick you can solve any sort of stoichiometric calculation। वालेकुम सलाम बेटा हमजा, वालेकुम सलाम। एनी सॉर्ट ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, तो वो ट्रिक हम डिस्कस करेंगे। तो आप जरा उस ट्रिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और अपने पास साथ में राइट डाउन भी करें, ठीक है बेटा। जिस तरह मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ मोल में एक ट्रिक दिया था, उस ट्रिक की मदद से आपने डिफरेंट किस्म के एमसीक्यू सॉल्व किया था और डिफरेंट किस्म के जो है यू कैन से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसी तरह आज मैं आपको एक टेक्निक दूंगा, इसके बाद फिर हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। ठीक है बच्चे, तो आपका जो सेशन है दैट इज ECAD प्लस NGP। ECAD प्लस NGP, मेरे ख्याल ये बहुत ऊपर चला गया, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ECAD प्लस NGP। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा दो तीन बातें जरा आप लोग सुन लेना बेटा। कि आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते, यहाँ पे सारे बैठे होते हैं, पता नहीं सो रहे होते हैं, या फिर आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा। बेटा आप लोग लाजमी क्वेश्चंस किया करें, आप सीखेंगे। बेटा आप लोग यहाँ पे रेगुलर एफएससी की क्लासेस नहीं ले रहे, आपकी क्लासेस एफएससी वाली नहीं है, ये आपके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन है। जब तक आप अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, जब तक सही तरह इंटरेस्ट लेके नहीं सुनेंगे, तब तक आप अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये आपकी जो है फ्यूचर को डिसाइड कर रही है। अगर आप अपने फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, जो भी आपका एम है, अगर आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट अटेंड द लेक्चर इंटरेस्टिंगली, यू मस्ट अटेंड द लेक्चर। आप अपने जो है ध्यान से लेक्चर को अटेंड करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस किया करें, मुझे कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आप लोग कोई क्वेश्चंस भी नहीं करते। कल आपका मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट में भी आप लोगों का कोई जो है कोई रिस्पॉन्स सही नहीं था, 1 नंबर है, किसी का 0 नंबर है। तो बेटा ये कोई जो है आपके लिए एक अलार्मिंग है कि आप अपने आप को ज़रा सही तरह अपने आप को तैयार करें और प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरह करें। ठीक है बच्चे, क्वेश्चंस क्या करें आप लोग, क्वेश्चंस करेंगे तो आप सीखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं डिफरेंट ट्रिक्स आपको दूंगा। बेटा आज मैं आपको जो ट्रिक देने लगा हूं, ये भी एक राज की बात है। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको राज की बात दी थी, बेटा आज भी मैं आपको एक और राज की बात देने लगा हूं। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए, मैट्रिक कैलकुलेशंस के लिए आप क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्या ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, और कैसे आप कंप्लेक्स किस्म के एमसीक्यूज को विद इन द सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज का जो मैं ये जो प्रीवियस ही लेक्चर ही है, एक तरह से प्रीवियस लेक्चर का पार्ट है आगे, जो मैं आपको इसको कंटिन्यू करने लगा हूं। इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने डिस्कस करना है, लाजमी अपने कमेंट्स में आप लाजमी क्वेश्चंस किया करें। बेटा आपकी क्लास की स्ट्रेंथ अभी कम है, मंडे से जो है बहुत ज्यादा हो जाना है, तो वहां पे ऑब्वियसली क्वेश्चनिंग ज्यादा हो जाएंगे। आप साथ साथ क्वेश्चन करें। ठीक है बेटा, हमजा भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे कमेंट्स में आ रहे हैं, एक हमजा और एक तैमूर। बाकी मेरे ख्याल है जो 6 बच्चे हैं वो पता नहीं सो रहे हैं या फिर आई डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये जो ट्रिक आपको मैं बताने लगा हूं, इसमें मैं हेडिंग कुछ इस तरह से बनाऊंगा। बेटा यहां पे देखें जरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक। ठीक है बेटा, इसका मैं 2 फॉर्म बताऊंगा आपको। एक तो आपके पास जरा समझाने के लिए मैं जरा डिटेल लेके जाऊंगा, और लास्ट में मैं आपको उसका जो है एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ताकि आपके पास दोनों किस्म के जो है वो आ जाए। वेरी गुड बेटा मोमिन, बेटा आपका भी कमेंट आने लगे, इसका मतलब आप भी जो है क्लास में प्रेजेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रेजेंट हो क्लास में। वेरी गुड बेटा उस्मान, वेरी गुड। चलिए आप जरा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं।
हाँ जी, अब देखिए ना सारे बच्चे एक्टिव हो गए। वेरी गुड बेटा, इस तरह एक्टिव हो जाए, क्योंकि अब मैं जो चीज आपको बताने लगा हूं ना, ये राज की बात है बेटा, ये राज की बात है, ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। पेपर में ये नहीं कहना कि पेपर में राज की बात ही मैंने करना नहीं है। ये राज की बात से मुराद ये है कि आप और कहीं से नहीं मिलेगा। ये टेक्निक्स है जिसके जरिए आप डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स में जो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, उसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिकल्स टाइप एमसीक्यूज आएगा। उन एमसीक्यूज को आपने कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है। देखिए बेटा, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एमसीक्यूज जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो स्लाइडली कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्लाइडली कंसेप्चुअल होते हैं। मतलब आप सब क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने करना क्या है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है, एक तो मोल मास वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, और सेकंड कैमरा, अच्छा बैटरी लो है, ठीक है बेटा, हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की बात आती है बेटा, जिसमें डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, एमसीक्यूज जो कॉम्प्लेक्स, इवन की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के जो एमसीक्यूज आता है ना, वो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आता है। तो बेटा याद रखिएगा, आपने इस ट्रिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। और आज मैं आपको वर्कशीट में आपको इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज दूंगा, आपने उनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने मुझे अपने आंसर्स बताना है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन मैसेंजर। हो गया बेटा, मेरे ख्याल है कैमरे का मसला हल हो गया है, बैटरी का मसला हल हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, तो डोंट वरी बेटा, अभी बैटरी चार्ज हो जाती है बेटा, अभी बस 2-3 सेकंड वेट करें आप, बैटरी चार्ज हो जाती है, ठीक है। जी सर। ओके, तो अब हम देखते हैं बेटा, स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन बात की थी ना बेटा हमने, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर डिपेंड अपॉन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपने ट्रिक में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बनाऊंगा, उन पॉइंट्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बच्चे। और इसके बाद इसी ट्रिक्स को आपने डिफरेंट एमसीक्यूज के ऊपर इंप्लीमेंट भी करना है। इसलिए आपने यहां पे देखने बेटा, सबसे पहले जो आपने फर्स्ट काम करना होता है, याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, कोई भी एमसीक्यूज गिवन हो, सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और क्या चीज रिक्वायर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको यह ना पता हो कि भाई यहां से जो है रिक्वायर्ड क्या है, यहां पे गिवन क्या है, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट काम आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, उसको अच्छी तरह रीड करना है, और रीड करने के बाद वहां पे गिवन जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, उनका आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहां पे सॉल्व करूंगा। लेट्स सपोज, यहां देखें जरा बच्चे, सारे बच्चे बोर्ड पे देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 they will produced sodium sulfate Na2SO4 plus water। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है, ये मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको पेपर में जो है सवाल किस तरह आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन react with each other they will produce sodium sulfate and water। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है बेटा, ये आपको स्टेटमेंट से लेना है आपने। अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस किए बगैर कैलकुलेशन शुरू करेंगे ना बेटा, तो आप कभी भी करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचेगा। आपका काम स्टार्टिंग से ही गलत हो जाएगा और एंड में आपका आंसर ही नहीं आना फिर। तो सबसे फर्स्ट जो आपने काम करना है वो क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। बात समझ आ रही है? आपने इक्वेशन को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। इसी टॉपिक से रिलेटेड
ये जो अभी मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं ना बेटा, इसी एग्जांपल को मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में भी इंप्लीमेंट करना है, साथ में लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालना है इसको इसके ऊपर भी मैंने अप्लाई करना है। तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो इक्वेशन बैलेंस हो गया बेटा, बैलेंस करना है आपने। कैसे होगा बेटा बैलेंस, देखें जरा, यहाँ पे सोडियम कितने 2, यहाँ पे कितने 1, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप 2 ऐड कर देंगे। द पॉइंट इज गॉट इट। ठीक है ठीक है बच्चे, तो सोडियम 2 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बेटा 2, तो यहाँ पे 4 6, यहाँ पे कितने 4 5, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए जरा 2 है, यहाँ पे 2 4 हो गया, 2 2 4। अब आपका इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस्ड है। अब आपका इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपने इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद ही कैलकुलेशन की तरफ जाना है, इससे पहले नहीं जाना। अब मैं सपोज कर रहा हूं अपनी तरफ से, मैं आपको जो है ये एग्जांपल मैंने बना दिया है, अब इसी का स्टेटमेंट भी मैं अपनी तरफ से बना दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां देखिए बेटा, मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आपके पास सोडियम सल्फेट और वाटर बना रहा है। अब इस इक्वेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट का अगर आपको मैस दे दे, एक रिएक्टेंट का मैस दे दे और एक रिएक्टेंट का आपसे मैस रिक्वायर्ड करे, आपसे कहे कि भाई मैस फाइंड करें। मसलन मैं सपोज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेता हूं। यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैंने बनाया हुआ है, मैं इसको जरा देख लेता हूं बेटा कि कितने मैं यहां पे इसकी वैल्यू लूंगा। फॉर एग्जांपल, हां देखिए जरा, मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड 3.10 ग्राम्स है। ठीक है बेटा, तो आपसे क्वेश्चन ये इस तरह के आएंगे बेटा कि what will be the mass of sodium hydroxide required to completely react with 3.10 gram of sulfuric acid to produce sodium sulfate। मतलब क्या है बेटा कि 3.1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास मौजूद है, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मैस चाहिए कि वो इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके क्या बना दे, सोडियम सल्फेट बना दे। तो आपके पास एमसीक्यू से और नीचे ऑप्शन होगा आपके पास 5 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम, जो भी आपका ऑप्शन होगा एबीसी के हिसाब से आपने सॉल्व करना है। तो इस तरह की क्वेश्चन हो तो आपने कैसे सॉल्व करना है, जरा यहां पे देखें बेटा, जरा बोर्ड पे, सारे बच्चे बोर्ड पे देखें। फर्स्ट काम आपने बैलेंस कर दिया, बैलेंस हमने कर दिया। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज रिक्वायर्ड है। तो आपको पता चल गया सल्फ्यूरिक एसिड का मैस गिवन है और आपसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये आपने फाइंड करना है। तो आपको मैंने पहले बता दिया। लेक्चर बफर कर रहा है बेटा आपके पास इंटरनेट का इशू होगा, जरा देख ले बेटा, इंटरनेट का कोई इशू तो नहीं है। मेरा ख्याल है बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है, मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है और बोर्ड भी नजर आ रहा है, कोई जो है मेरे ख्याल है यहाँ पे ब्लर वगैरह नहीं हो रहा होगा। दाऊद बेटा अपना इंटरनेट जरा चेक करें, इंटरनेट का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है, मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है। ठीक है बच्चे, अब जरा मुझे बताएं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, इसको जरा आप बताएं मुझे। जरा एमसीक्यू आ गया भाई, एमसीक्यू आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर इफ वी हैव 3.1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड then how much mass of sodium hydroxide is required to completely react with sulfuric acid and form the particular product that is sodium sulfate। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी, कोई जरा मुझे बताए, कोई आइडिया बताए कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अगर आपको याद हो तो कल के लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमारे पास 9 टाइप्स के रिलेशन है। कहा था नहीं कहा था मैंने आपको, वी हैव 9 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन मास, मोल एंड वॉल्यूम, कल कहा था ना। तो यहां पे हमारे पास किस चीज का रिलेशन आ रहा है, यहां पे मैस का मैस के साथ रिलेशन आ रहा है। तो हमने यहां पे किसको देखना है बेटा, किस रिलेशनशिप को देखना है, हमने यहां पे फॉलो करना है कि मैस रिलेशनशिप, इसको हमने डिस्कस करना है यहां पे रिलेशनशिप। अब मैं 2-3 बातें बताने लगा हूं बेटे, इसको अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करना है। यहां जरा देखें, मैस रिलेशनशिप है, आपके पास एक मैस गिवन है, सेकंड मैस आपने फाइंड करना है। अब आप जरा बोर्ड पे देखें, सारे बच्चे सही तरह बोर्ड पे देखें। ब्लर है सर, लेक्चर ब्लर आ रहा है बेटा, आपके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल है बेटा। बाकी बताए मुझे, आप लोगों को भी ब्लर आ रहा है बेटा लेक्चर? नहीं बेटा क्लियर आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद आपके पास नेट का इशू होगा, यू मस्ट चेक यूर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन जरा देखें।
अच्छा जी, मैस मैस रिलेशनशिप है। अब आप जरा यहां पे देखिए बेटा, जब इस तरह की क्वेश्चन आपके पास हो तो सबसे पहला आपने जो काम करना है, सबसे पहले आपने जो अंडरस्टैंडिंग करना है वो आपने ये करना है कि भाई क्या चीज रिक्वायर्ड है और क्या चीज गिवन है। तो हमें पता चल गया भाई कि 3.1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है और आपने मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करना है। क्या करना है? मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने फाइंड करना है। अब आप जरा बोर्ड पे देखें जरा सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन मैस है इस मैस से आप इसी रिएक्टेंट का आपने क्या निकालना है बेटा? मोल्स निकालना है। गिवन मैस से क्या निकालना है? मोल निकालना है। और इसके मोल से आपने इनके मोल्स निकालना है और इनके मोल से फिर आप मैस निकालना है। देखिए टोटल 3 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या करना है जरा देखिए बोर्ड पे। सबसे पहले यहां पे मैं एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मोल रेशियो से फाइंड करना है। मोल रेशियो बिटवीन किसके दरमियान वो मोल रेशियो होगा बेटा? याद रखिएगा, एक रिएक्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक रिएक्टेंट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इन दोनों के मोल रेशियो से आपने फाइंड करना है। ये आपको बुक से नहीं मिलेगा बेटा, ये ट्रिक है, टेक्निक है जो मैं आपको बताने लगा हूं। आप तमाम के तमाम क्वेश्चंस के ऊपर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए अब आप जरा देखिए इसको क्या करना है। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको मोल रेशियो लिखने का मेथड क्या है बेटा? आपके पास क्या होगा? 2 मोल NaOH डिवाइडेड बाय कितने मोल है सल्फ्यूरिक एसिड के? फिलहाल अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास 1 मोल है, H2SO4। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन और द कोएफिशिएंट व्हिच इज written in the balanced chemical equation shows 2 moles of sodium hydroxide when react with 1 mole of sulfuric acid they will produce 1 mole of sodium sulfate। ये तो हमें यहां स्टेटमेंट से मिल रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, अब आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि भाई एक मोल रेशो के, इसको कहते हैं मोल रेशो, इस रेशो से आपने फाइंड करना है मोल, इसके बाद इसी मोल रेशो से आपने फाइंड करना है मैस को भी। तो अब जरा आप देखें इसमें कैसे करना है, जरा बोर्ड पे देखें बच्चे, सारे बच्चे बोर्ड पे देख रहे हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी ये राइज होता है बेटा कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही न्यूमरेटर में क्यों रखा? डिनोमिनेटर में मैंने किसको रखा हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड को। न्यूमरेटर में मैंने किसको रखा हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है, ये भी एक याद रखने वाले नोट, अपने पॉइंट को नोट रखना कि जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा ना बेटा, उसी को आपने न्यूमरेटर में रखना है। मसलन अगर यहां पे मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर एग्जांपल 3 होता तो आपने पहले ऊपर 3 को रखना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को नीचे रखना था। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि 2 मोल को नीचे रखे 1 मोल को ऊपर रखना, ऐसा नहीं करना कभी भी, यह गलत हो जाएगा। फिर यह ट्रिक इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो आपने क्या किया? 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का आपने एक मोल रेशो यहां पे लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब आपने क्या करना है? यहां जरा बोर्ड पे देखिए सारे। सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 आपने क्या करना है बेटे? कैलकुलेट द मोल फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जो गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है उससे आपने क्या चीज फाइंड करना है बेटा? मोल फाइंड करना है। हाँ जी, अब आप मुझे जरा बताएं 3.10 ग्राम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है। मुझे यहां से सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स में अगर निकालूं, मोल्स को अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा बेटा? यहां देखिए जरा, गौर से देखिए जरा बोर्ड पे, मैं ऊपर लिखने लगा हूं, यहां देखिए जरा सारे। दैट इज 3.10 ग्राम, 3.10 ग्राम्स क्या है बच्चे? 0 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको मैं क्या करने लगा हूं? कन्वर्जन फैक्टर से मैं आपको समझाने लगा हूं, इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बच्चे, अब मैंने यहां पे स्केच ड्रा किया, आप जरा देखें। 3.10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास गिवन है। हमने किस में जाना है? हमने जाना है 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें है बेटा? 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारे पास गिवन भी है इसमें। अब यहां से अब आप क्या करेंगे? इसी को, अब मुझे नीचे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? मुझे डिनोमिनेटर में मैस चाहिए। अब मैस कहां से मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का। वो तो मैंने जो गिवन था वो तो मैंने ऊपर लिख दिया है, गिवन था वो मैंने ऊपर लिख दिया 3.10 ग्राम। अब नीचे क्या लिखेंगे जिससे मेरा ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाए और ये मेरे पास मोल में आ जाए? तो बेटा आपको याद है मोल
सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको याद हो तो क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, जरा बताएं मुझे कमेंट्स में, बताएं जरा। हाँ जी बेटा जरा मुझे कमेंट्स में बताएं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जल्दी बताओ यार। देखो H2SO4 है, H2SO4 आप देखें हाइड्रोजन 2 32 और 16 मल्टीप्लाई बाई 4, हाँ जी 64, तो आप यहां पे इसको प्लस कर दें, क्या आंसर आएगा, अबाउट 98 आएगा, 96 आएगा, 98 ग्राम पर मोल, मेरे ख्याल 98 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ यार जरा, कैलकुलेट करके बताओ बेटे कमेंट्स में। वेरी गुड, कमेंट्स में बताओ जरा कितना आ रहा है, 98 आ रहा है, 96 आ रहा है। जी बच्चे ठीक है। अब आपके पास यहां पे 98.09 इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, मैं यहां पे कैलकुलेट किया हुआ, मैं देखता हूं कि कितना इसकी वैल्यू 98 है या 96 है, इसको कैलकुलेट आप जरा कैलकुलेट, 98 ही है, ठीक है 98 ग्राम्स पर मोल, मैं ग्राम से यहां पे लिख के रखता हूं। ठीक है, अब आप जरा देखें इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ग्राम और ये ग्राम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा बेटा, जरा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। हाँ जी बच्चे, इसका आंसर आएगा, इसको जरा इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3.10 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 98.09, क्या आंसर आ रहा है बेटा, जरा बताएं मुझे, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं आंसर। हाँ जी आंसर बताएं, कैलकुलेट करो इसको जरा, इसको कैलकुलेट करो जरा। हाँ जी मैंने यहां पे सॉल्व किया हुआ इसको, इसका आंसर आ रहा है आपके पास 3.16 मल्टीप्लाई पावर -2 और साथ में आपके पास यूनिट क्या रहेगा, ग्राम तो खत्म हो गए, तो आपके पास आएगा मोल्स, 3.16 मल्टीप्लाई पावर -2 मोल्स। ठीक है बच्चे, अब यहां से मेरे पास आ गए मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड के मेरे पास मोल्स आ गए, अब मैं सल्फ्यूरिक एसिड के जो मोल है इसको यूटिलाइज करते हुए मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड करूंगा, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड करूंगा। हाँ जी ठीक है, 0.032 उसको आप जरा कन्वर्ट करें ना, मैंने वही लिखा हुआ है, देखिए -2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या 0.032 भी लिखे कोई मसला नहीं है। ठीक है, बात वही है जी बच्चे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी मोल को यूटिलाइज करना है और इसके नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जरा बोर्ड पे जरा गौर से देखिएगा बेटे जरा सारे बच्चे। हाँ जी, अब इस केस में आप क्या लेंगे बेटा, जो सेकंड स्टेप होगा, मैं जरा इसको रेस कर देता हूं, यहां पे जगह नहीं है, ये वैल्यू जरा साथ साथ आप याद रखिएगा जी बच्चे। इसमें अब आपके पास अगला स्टेप होगा, दैट इज जो मोल हमने यहां से फाइंड किया 3.16 मल्टीप्लाई पावर -2 मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई करें या इसको भी आप कन्वर्जन फैक्टर में लेकर आ जाए, बात वही है, इसको आप कन्वर्जन फैक्टर में लेकर अब, और आपने जाना किस में है, आपने जाना है 1 मोल ऑफ यहां पे मोल है, और अब आपने यहां पे क्या पुट करना है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH। अब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहां पे क्या यूज करना है, यहां पे आपने यूज करना है मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने मोल्स थे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कितने थे बेटा, 2 मोल्स, कितने थे बेटा, 2 मोल्स। अब आपने क्या करना है, 2 मोल्स को आपने यूटिलाइज करना है और यहां से आपने क्या चीज फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा इंटर टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, यह आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है बच्चे, अब आप जरा देखें, इसमें आपके पास 1 मोल H2SO4 मौजूद है। अब आप जरा देखें, इस मोल को आप इस मोल के साथ कैंसिल कर देंगे, यह भी सल्फ्यूरिक एसिड ही है ना, ये भी, ये और ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड का है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, दैट इज 6.32, इसका आंसर आ रहा है 6.32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मोल्स, -2 मोल्स ऑफ क्या है बेटा,
मोल्स ऑफ NaOH। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आ गया। अब आपने क्या करा, लास्ट स्टेप में आपने इस मोल से आपने कहां जाना है, फिर मेस में जाना है। अब आपको पता है मोल से मेस में जाने के लिए क्या मेथड होगा बेटा, उसके लिए भी हम यहां पे कन्वर्जन अप्लाई करेंगे। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये 6.32 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है बेटा, इसको आपने कन्वर्जन फैक्टर में इस तरह से करना है बेटा, दैट इज यहां पे लिखो मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है बच्चे, और इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, ये मेरे ख्याल है अबाउट 40 आएगा, हाँ 40 ग्राम्स पर मोल आएगा। ठीक है, 40 ग्राम्स आगे आपके पास पर मोल। अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे बेटा आपके पास, जो आप इस चीज को इससे कैंसिल आउट कर सके, क्या लिखेंगे बेटा यहां पे, दैट इज अबाउट हमारे पास जो है 1 मोल के लिए हम अगर फाइंड करें तो 1 मोल NaOH के लिए अगर हम इसको फाइंड करें तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा दैट इज 2.53 ग्राम्स। 2.53 ग्राम्स। अगर आपको ये इस मेथड में यहां पे आने में प्रॉब्लम हो, अगर यहां पे बेटा आप लोगों को क्या मसला है, सेटिंग बेटा आप लोग देख लेना, अपने इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल है, इसलिए आपको जो है नजर नहीं आ रहा, आप क्लियर करें जरा। फिर यहां पे अगर आपको मुश्किल लग रहा है यहां से आगे अगर मोल से मैस में जाना, तो आप सिंपल जो है ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज क्या होगा बच्चे, अगर आपको याद हो तो मैस किसके बराबर होगा, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस। तो वही फार्मूला मैंने यहां पे भी अप्लाई किया हुआ है। आपके पास जो मोल ये था और मोलर मैस ये है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आएगा 2.53। बेटा यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, अगर किसी को कोई सवाल है तो आप मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हैं बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन है जी बच्चे, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा, फिर वरना मैं आगे चला जाऊंगा, आगे 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 जाऊंगा बेटा, जल्दी से बताएं मुझे, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। ये चीज समझ आ गई आपको, मैं इसको दोबारा समझाऊं एक दफा। आपने करना क्या है, आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पास क्या चीज गिवन है, तो गिवन से आपने रिक्वायर्ड की तरफ जाना है। तो मेरे पास मैथ्स गिवन था, मैथ्स मेरे पास 18 नहीं आएगा बेटा, 18 नहीं आएगा, 18.45 नहीं आएगा, ये मेरे ख्याल है। आप जरा इसको सॉल्व करके देखें जरा कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर सही तरह आप देख लें जरा, या कैलकुलेटर में कोई इशू आ रहा होगा, लेकिन ये आंसर 2.53 आना चाहिए। हाँ जी ठीक है बच्चे। अब आपके पास यहां पे मैथ्स गिवन है, तो आपने यहां से क्या निकाला बेटा, अगले रिएक्टेंट का आपने मैथ्स निकाला, तो हेंस आप यहां पे लिख सकते हैं कि भाई 3.10 सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड 2.53 grams of sodium hydroxide to produce 1 mole of sodium sulfate। ठीक है बच्चे, तो इस तरह आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, ठीक है मैं रिपीट करता हूं बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट में आपके पास रिक्वायर्ड और गिवन दोनों को आपने देखना है। गिवन और रिक्वायर्ड का अगर आपको पता चल गया, मतलब समझे कि आपका 50% आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास मैथ्स में है या मोल में है, ये आपने देखना है। मोल में है या मैथ्स में है आपने देखना है। अगर तो मोल में है तो आपने उसको मैथ्स में जाने के लिए क्या करना है, इसी तरह मेथड आपके पास है। अगर आप मैथ्स से मैथ्स में जाना है तो भी आपके पास यही मेथड इंप्लीमेंट होगा। तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो मैथ्स टू मैथ्स है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसी मैथ्स से आपने मोल निकाला, इसी मैथ्स से आपने क्या निकाला बेटा, मोल। अब आपको पता है कि आपके पास जो गिवन मैथ्स था वो 3.10 है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का मोल निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का मोल निकालने के लिए मोलर मैथ्स चाहिए। तो मोलर मैथ्स मेरे पास 98.009 ग्राम्स पर मोल है, तो मैं इस पर डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, दैट इज ये आ गया। देखिए 3.16 मल्टीप्लाई 10⁻² मोल्स।
आप इसी मोल्स को यूटिलाइज करते हुए इसका आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मतलब मोल मोल रिलेशनशिप। अब आपने मोल मोल रिलेशनशिप में क्या किया, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, दैट इज 6.32 मल्टीप्लाई 10⁻² मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको। अब यहां से जब आपके पास मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आएंगे तो अब आपने जाना है मोल्स से मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो मोल्स से मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में जाने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द मोलर मैस ऑफ दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका आंसर आएगा रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चे, कैलकुलेटर में अगर 18.45 आ रहा है तो आपका आंसर वही होगा 18.45। आपने कैलकुलेशन सही तरह करना है। हम अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, उसको मैं प्रेस करने लगा हूं। अगला आपका जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया यहां तक। अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं बेटा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। आपका अगला चैप्टर होगा दैट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। हमने इसको बहुत स्लाइडली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बेटा, और सारे थ्योरेटिकल है। इसमें है तो सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क, लेकिन मैथमेटिकल पोर्शन इसमें नहीं होगा। यस, देखिए ना 2.53 ही आंसर आता है। ठीक है हमजा बेटा, ठीक हो गया। तो अगला आपका जो चैप्टर होगा दैट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। यहां से एक या दो मैक्सिमम 2 या 1 एमसीक्यूज लाजमी आता है। तो बेटा इस एमसीक्यूज में आपने इस चैप्टर में आपने इसको जस्ट फॉर सिंपल एमसीक्यूज, और ऐसे एमसीक्यूज है जो कभी भी गलत नहीं हो सकते क्योंकि इसके अंदर कोई कैलकुलेशन टाइप नहीं है, सिंपल डायरेक्ट आंसर आपने देना होता है। तो हम इसको सॉरी बेटा, तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितने भी मोल मोल रिलेशन से मुराद बेटा कि अगर एक चीज का मोल गिवन है ना तो आप अगले का मोल कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको सारे स्केच बना तो दिया था ना बेटा। मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मोल था, तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको यूटिलाइज करते हुए मैंने मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाला था। तो ये मोल मोल रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब इसी तो जिस तरह मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के मैस को इस्तेमाल करते हुए मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड किया, तो ये मैस मैस रिलेशनशिप है। अगर इन केस मैस मोल की जगह पे मेरे पास कोई वॉल्यूम होता तो मैं किसी चीज का वॉल्यूम से दूसरे का मैस फाइंड आउट कर सकता था। तो मतलब आप इसी कन्वर्जन फैक्टर को जब आप एक दफा देखें बेटा, आप जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप सुकून से बैठ के एक दफा दोबारा इस लेक्चर को जरा देख लें, आपको क्लियर हो जाएंगे पॉइंट सारे। ठीक है, ये मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यूज पुट करके मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व किया है। वर्कशीट में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी ट्रिक से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज दूंगा, इनको सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व ना कर सके, कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर दे, मैं आपको वहां पे रिस्पॉन्स दूंगा और आपसे उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चे, अब अगला आपका चैप्टर है दैट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर में जो मेन फोकस है उसको हम देखेंगे, डिटेल में नहीं देखना। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये रेगुलर क्लास नहीं है जिसमें आप एक टॉपिक के ऊपर जो है पूरा टाइम लगा दे। हमने इसको फॉर द सेक ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्री टेस्ट, फॉर एग्जांपल ई-कैट है या एनजीपी जो भी आपका टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो हम स्लाइड इसको देखेंगे और इसके अंदर मैं आपसे इसका एमसीक्यूज में आपको अपलोड कर दूंगा, आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करें। इसमें कोई मैथमेटिकल नहीं है, सारे थ्योरेटिकल आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब आप जरा देखें इस चैप्टर में जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of which deal with the complete characterization of a sample. एनालिटिकल केमिस्ट्री बेटा याद रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है जो आप यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द सेपरेशन, फॉर द क्रिस्टलाइजेशन, जितने भी प्रोसेसेस हैं उन तमाम प्रोसेसेस में जो टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, और इन टेक्निक्स को डील करने वाली जो हमारा केमिस्ट्री का जो ब्रांच है, जो केमिस्ट्री का ब्रांच डील करती है इस टेक्निक्स को, दैट इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आपको पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी भी गिवन सैंपल को कंप्लीटली थारोली क्या करते हैं, उसको कैरेक्टराइज कर देते हैं।
एनालिटिकल केमिस्ट्री डील विद द कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन सैंपल। ठीक है, गिवन सैंपल की कैरेक्टराइजेशन को हम क्या कहेंगे बच्चे? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे। अब इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों है। एक में आपने डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन करना है बेटा, और एक में आपने क्या करना है? परसेंटेज और अमाउंट्स को फाइंड आउट करना है। अब यहां पे जो चीज हमने यहां पे डिस्कस करना है बेटा, उसमें कुछ प्रोसेसेस है, उन प्रोसेसेस को हम ब्रीफली देखेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो कुछ प्रोसेसेस है जो हमने यहां पे पढ़ना है। दैट इज, मैं स्लाइडली इसको पॉइंट्स की शक्ल में आपको बता दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इसी से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज अपलोड करूंगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, इसमें हर टॉपिक को हमने इतना डिटेल नहीं देखना। नंबर 1, आपके पास फर्स्ट प्रोसेस है, दैट इज फिल्ट्रेशन। क्या है बच्चे? फिल्ट्रेशन। याद रखिएगा बेटा, फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है ये आप इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। आप किसी भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या करते हैं बेटा? इससे सॉल्युबल सब्सटेंस को यहां से सेपरेट आउट करने के लिए आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और फिल्ट्रेशन में मैं स्लाइडली जरा इसमें बता दूं बेटा आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोसेस है, इधर देखिए जरा सारे बच्चे बोर्ड पे। लेट सपोज ये मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इसको ड्रा करने लगा हूं, इसको आपने यहां से ही अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। और यहां पे मैं ड्रा कर रहा हूं फॉर एग्जांपल एक बीकर है ये। ठीक है बच्चे, और ये बीकर आपने इस्तेमाल किया फॉर द सेपरेशन, फॉर द फिल्ट्रेशन। लेट सपोज यहां से मैंने क्या किया बेटा? इसके अंदर एक फिल्टर पेपर लगा दिया, एक फिल्टर पेपर मैंने लगा दिया बेटा यहां पे। और फिल्टर पेपर को आपने याद रखिएगा 1/4 या 1/2 करके आपने लगा देना। 1/4 या 1/2 से मुराद ये है कि आप इसको हाफ फनल के हाफ तक रखना है या फिर आप 1/2 तक रखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चे? यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक बीकर ले रहा हूं, और लेट सपोज यहां से मैं क्या कर रहा हूं? यहां से मैं लेट सपोज यहां से इसको पावर कर रहा हूं ताकि इसकी फिल्ट्रेशन हो जाए। ये सारे प्रोसेस आपको जो है बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहां पे इसको मैंने क्या किया? यहां से इसको मैंने फिल्टर करना शुरू कर दिया। अब आपके पास यहां पे जो कंपोनेंट्स है, यहां पे ये क्या है बेटा? दिस इज बीकर, ये एक बीकर है, ये आपके पास फनल है, ये आपके पास क्या है? सैंपल। जो आपका सैंपल है वो ये है। अब आपने क्या करना है बेटा? आपने इसको यहां से ऑब्वियसली पावर करना है। यहां पे फिल्टर पेपर है, वो उसको क्या करेंगे? फिल्टर कर देंगे, और ऊपर इंप्यूरिटीज रह जाएंगे या इंसॉल्युबल जितने भी सब्सटेंसेस है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा, बाकी लिक्विड आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पे याद रखिएगा जो नीचे आपके पास यहां पे लिक्विड आ रहा है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? फिल्ट्रेट। और जो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रहेंगे इसको कहेंगे रेजिड्यू। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? रेजिड्यू कहेंगे। ठीक है बच्चे, कोई किसी का सवाल इससे रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, ये तो बेसिक है ना बेटा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। अब आपने याद रखना है जो फिल्ट्रेशन है उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के जो है फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। अब फिल्टर पेपर या आप इसको फिल्ट्रेशन मीडियम आप कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या क्या होगा बेटा? फिल्ट्रेशन मीडियम में याद रखिएगा हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा गूज क्रूसिबल, ठीक है बच्चे। इसके अलावा सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के मीडियम है फॉर द फिल्ट्रेशन, इनको हम देखेंगे। अब आपको पता है फिल्टर पेपर में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, मैं आपको इसको ओरल बता दूंगा। फिल्ट्रेशन के लिए जो फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे फिल्ट्रेशन के लिए हम जो फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे उसके दो टाइप्स हम बना लेते हैं। एक आपके पास कोन लाइक होता है बेटा, और एक आपके पास फैन लाइक होते हैं। कोन लाइक और फैन लाइक में क्या डिफरेंस है? जो कोन लाइक है वो स्लो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन बड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन जो फैन लाइक है उसके अंदर एलिवेशन डिप्रेशन होने की वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाती है। इसकी लिमिटेशन क्या है? अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस की, फिल्टर पेपर की लिमिटेशंस की बात करूं बेटा, ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये फिल्टर नहीं कर सकते, किसको नहीं कर सकते बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है बेटा, नाइट्रिक एसिड्स को, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटाशियम पर मैग्नेट, इस तरह के कंपाउंड्स को
इस तरह के जो है सॉल्यूशंस को ये क्या नहीं कर सकते बेटा, फिल्टर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर के अंदर मौजूद सेलुलोज क्या करेंगे बेटा, इनके साथ रिएक्ट करके फिल्टर पेपर को डैमेज कर देंगे। इसलिए फिल्टर पेपर की लिमिटेशन की वजह से हम फिर गूज क्रूसिबल और सिंटर ग्लास क्रूसिबल इस्तेमाल करते हैं। इसको स्लाइडली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देख लेना बेटा। क्रूसिबल आर समहाउ सिरेमिक मटेरियल्स, ये सिरेमिक मटेरियल्स है, ठीक है बेटा, जिनकी एफिशिएंसी फिल्ट्रेशन की रेट के हवाले से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम क्रूसिबल इस्तेमाल करते हैं। अब आप जरा देखिए बेटा, क्रूसिबल्स में आपके पास दो टाइप्स के क्रूसिबल है। एक आपके पास है बेटा गूज क्रूसिबल, और एक आपके पास क्या है बेटा, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ठीक है बच्चे, जो गूज क्रूसिबल है इट इज मेड अप ऑफ पोर्सिलीन, ये आपको पता होना चाहिए, पोर्सिलीन से बना होता है। ठीक है बेटा, पोर्सिलीन से मिलकर बना होता है। पोर्सिलीन क्या चीज है बेटा, व्हाट इज पोर्सिलीन? तो याद रखिएगा पोर्सिलीन ये आपके पास एक सिरेमिक मटेरियल है विच हैव मैनी क्या होगा बेटा उसके पास। अभी भी आवाज नहीं आ रही बेटा, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज बच्चे क्या कह रहे, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ कोई आवाज मसला नहीं है, चलो ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो जो पोर्सिलीन है इस केमिकली आपके पास क्या है बच्चे, अगर इसकी केमिकल फार्मूला आपको अगर बताऊं तो ये कोलेन से मिलकर बना होता है। कोलेन से मिलकर बना होता है बेटा। और कोलेन जो है इसका फार्मूला आपके पास क्या होगा बेटा, एल्युमिनियम Al2 Si2O5 OH होल 4, दिस इज कोलिन। ठीक है बच्चे, कोलिन आपके पास क्या है बेटा, Al2Si2O5 OH होल 4 बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलिन? और कोलिन क्या चीज है बेटा, कोलिन इज बेसिकली पोर्सिलीन, और पोर्सिलीन से मिलके क्या बना होता है बेटा, गूज क्रूसिबल बना होता है। और ये जो गूज क्रूसिबल है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को क्या कर देते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन को ये हाई कर देते हैं, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड ठीक है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इसका जो है रेट क्या है बेटा, ज्यादा है फिल्ट्रेशन की। ठीक हो गया बच्चे। अब इसमें एक और पॉइंट आपने याद रखनी है, वो ये है कि इसके अंदर हम फिल्टर पेपर्स भी इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर पेपर इस्तेमाल करने का फायदा यह होता है कि इसके अंदर फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन मामला यह होता है कि अगर आप फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे तो फिल्टर पेपर इस्तेमाल करने से होगा क्या कि ये फिल्टर पेपर यूज करने से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसके अलावा एसिड है, बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, इनको अगर आप फिल्टर करने बैठ जाए तो ये फिल्टर पेपर को डैमेज कर देंगे। इसलिए इस चीज से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्बेस्टोस मेट या एस्बेस्टोस लाइनिंग को इस्तेमाल करते हैं। एस्बेस्टोस मेड या एस्बेस्टोस लाइनिंग से मुराद ये है, ये भी आपके पास एक क्या है बेटा, सिरेमिक मटेरियल है। इसका फार्मूला भी याद रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से, दैट इज Mg3Si2O5 OH होल 4, दिस इज द फार्मूला ऑफ, इसका फार्मूला है बेटा ये एस्बेस्टोस मेट का फार्मूला है। तो ये आपने इस फार्मूले को याद रखना है बेटा, और ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास था कुछ फिल्ट्रेशन के हवाले से। अब आपका अगला जो स्लाइडली टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में अपलोड कर दूंगा बच्चे, ठीक है। इसके बाद आपका आगे आ जाएगा बेटा नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। इसको भी हम स्लाइडली देखेंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज, आपको पता है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। आप क्रिस्टल बनाते हैं डिफरेंट जो है उससे केमिकल कंपाउंड्स के, तो क्रिस्टलाइजेशन आप कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा बेटा, क्रिस्टलाइजेशन के लिए आपने सबसे पहला काम यह करना होता है कि आपने सल्यूट को डिसॉल्व करना होता है। किसके अंदर बेटा? डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, किसी मखसूस सॉल्वेंट के अंदर आपने इसको डिसॉल्व करना होता है। अब मैं आपको यहां पे 2-3 पॉइंट्स बताने लगा हूं जो सॉल्वेंट से रिलेटेड होगा। याद रखिएगा, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट आपने देख के करना होता है।
चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में यह है कि सॉल्वेंट की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो आप यूज करें। तो याद रखिएगा बेटा कि सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से है कि जो सॉल्वेंट है ये, एक तो पहली बात तो यह है कि ये क्या करे बेटा, सोल्यूट को अच्छी तरह डिसॉल्व करे। ठीक है, सोल्यूट को क्या करे बेटा, डिसॉल्व करे, डिसॉल्व 8। अगर लो टेम्परेचर की बात करते हैं हम तो कम जो है सोल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट हो तो डिसोल्यूशन जो है वो आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। इसके अलावा जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट आप यहां पे लेंगे, उस सॉल्वेंट की ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये किसी भी इंप्यूरिटीज के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है बेटा, नॉट रिएक्ट विथ एनी इंप्यूरिटीज, ये बात भी आपने याद रखनी है बेटा। ठीक है, इंप्यूरिटीज के साथ रिएक्ट ना करे। इसके अलावा बेटा याद रखिएगा एक्सपेंसिव ना हो, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। एक्सपेंसिव ना हो, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसके बाद जब आप सॉल्वेंट को चॉइस करेंगे तो सॉल्वेंट में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट्स है। लाइक हम वाटर ले सकते हैं, हम एथेनॉल ले सकते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा हम ईथर ले सकते हैं, इसके अलावा हम बेंजीन ले सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, ये सारे आप डिफरेंट किस्म के सॉल्वेंट्स को आप यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर इनमें से अगर आपने प्रॉपर्टीज को और इंक्रीज करनी हो तो बेटा याद रखिएगा आप मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करके भी आप सॉल्वेंट बना सकते हैं, सॉल्वेंट मिक्सचर बना सकते हैं और आप सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप ये है कि अब मैं इसको जरा यहां पे लिखता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है बेटा, मैं इसको जरा रेस करने लगा हूं। ठीक है बच्चे, हाँ जी, सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, सॉल्वेंट को चॉइस कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए मेथड है कि आप सॉल्यूट को पहले कम क्वांटिटी सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व करना है लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में। इसके बाद आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आप मजीद सॉल्यूट ऐड करेंगे तो मजीद सॉल्यूट ऐड हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए होगा ये कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे और सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे। जब आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे एक वक्त आएगा कि मजीद सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो आपके पास एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। पहले सैचुरेटेड बना दे, इसके बाद सुपर सैचुरेटेड बना देना है। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, आपने इसके बाद कूलिंग करना है, ठंडा करना है आपने, कूलिंग। जब कूलिंग प्रोसेस आपने बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे एमसीक्यूज भी आएगा, याद रखिएगा। अगर आप स्लो कूलिंग करेंगे, आराम से स्लो कूलिंग करेंगे तो जो क्रिस्टल बनेगा वो बिगर साइज के क्रिस्टल्स बनेंगे, बिगर साइज क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल्स। ठीक है बच्चे, अगर आप इसको फास्ट कूलिंग करेंगे, फास्ट कूलिंग से याद रखिएगा जो क्रिस्टल बनेगा वो स्मॉलर साइज का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा साइज का। तो आपने क्या करना है, आपने मॉडरेट कूलिंग करना है। क्या करना है बेटा, मॉडरेट कूलिंग करना है आपने, ताकि आपका जो क्रिस्टल है वो मीडियम साइज आ जाए, ना तो ज्यादा बिगर हो ना तो ज्यादा स्मॉलर हो, बल्कि मीडियम साइज क्रिस्टल आ जाए। आपने इस प्रोसेस में बेटा, ये एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। स्लो प्रोसेस, स्लो कूलिंग बिगर साइज क्रिस्टल, फास्ट कूलिंग स्मॉलर साइज, मॉडरेट कूलिंग मीडियम साइज। तो ये आपके पास एक किस्म के एमसीक्यूज है। ठीक है बेटा, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा जी। आगे चले बेटा। इसके बाद फिर आपने क्या करना है बेटा, इसके बाद आपने जो है फिल्टर करना है इसको। कूलिंग के बाद आपने क्या करना है, इसको फिल्टर करना है। नहीं फिल्टर नहीं, आप इसको फिल्ट्रेशन तो प्रोसेस हो गया ना। इसके बाद आपने करना क्या है बेटा, कूलिंग के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। इसके बाद अगला आपका वो होगा दैट इज ड्राइंग। अब आपने ड्राई कैसे करना है बेटा, ड्राई के लिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ड्राइंग के लिए आप 3 प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो फिल्टर पेपर से कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से आप इसको ड्राई कर सकते हैं बेटा। नंबर 2 इज बाय यूजिंग ओवन।
आप ओवन इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। नंबर 3 इज द वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर आप इन तीनों प्रोसेस से कर सकते हैं। फिल्टर पेपर से करने का नुकसान ये होगा, आपने करना क्या होता है, फिल्टर पेपर के अंदर दरमियान में रखे, फिल्टर पेपर के दरमियान में रखे, उसको प्रेस करना है ताकि उसके अंदर से मौजूद जितने भी लिक्विड है वो निकल जाए और वो ड्राई हो जाए। इसका नुकसान ये होगा कि फिल्टर पेपर प्रेस करने से क्रिस्टल ब्रेक हो सकते हैं, क्रिस्टल वगैरह ब्रेक हो जाए तो उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी और वो आपके पास पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए इसको आप जो है ज्यादा प्रेफर नहीं करते। आप इसके अलावा आप ओवन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवन इस्तेमाल करते हुए ये ख्याल रखना है कि आपने टेम्परेचर को उतना ही मेंटेन रखना है जितना आप उसको जस्ट ड्राई कर सके, उसको डिकम्पोज ना कर सके। मसलन अगर एक सब्सटेंस है तो मोस्टली हम टेम्परेचर को ओवन में कितना रखते हैं बेटा, याद रखिएगा 50 या 60 या 70 इस रेंज में रखते हैं। अगर आप इसको 100 रख दें तो क्या होगा, वो सब्सटेंस ही मेल्ट हो जाएगा, सब्सटेंस जो क्रिस्टल आपने रखा था वो मेल्ट हो जाएगा, तो कोई काम फायदे का नहीं रहेगा, फिर काम खराब हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड भी है, दैट इज वैक्यूम डेसिकेटर। इसमें हम क्या करते हैं, वैक्यूम डेसिकेटर में हम ऐसे केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, लाइक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स को रखते हैं जो क्या करे, उसको एब्जॉर्ब करे मॉइस्चर को, और आपका जो क्रिस्टल है वो ड्राई हो जाए। इसमें हम ज्यादातर कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिलिका जेल, आप सिलिका जेल इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसी तरह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये देखिए आपके पास कैल्शियम क्लोराइड ले ले या सिलिका जेल ले ले या फिर पोटाशियम P2O5 ले, ये तीनों क्या काम करेगा बेटा, ये तीनों जो है क्रिस्टल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और आपका क्रिस्टल ड्राई हो जाएगा। तो ये प्रोसेस भी आपको याद पता होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए ड्राइंग प्रोसेस। इसके बाद आखिर में एक और स्टेप भी है, डिकलराइजेशन। डिकलराइजेशन, अब डिकलराइजेशन किसे कहेंगे बच्चे, डिकलराइजेशन कहते हैं टू रिमूव अ कलर इंप्योरिटी। जाहिर बात है आपके पास एक क्रिस्टल आया है, उसके अंदर कुछ कलर्स जो है वो एज इंप्योरिटीज है। मिसाल के तौर पर आपको व्हाइट क्रिस्टल चाहिए था, लेकिन उस व्हाइट क्रिस्टल के अंदर कुछ येलो किस्म का या फिर आप कह सकते हैं रेड कलर का कोई इंप्योरिटीज आ गया, तो आप उसको कैसे रिमूव करेंगे, ये भी एमसीक्यू से बेटा। आप इसको रिमूव करेंगे बाय बॉइलिंग द क्रिस्टल विथ एनिमल चारकोल। आप एनिमल चारकोल के साथ इसको हीट करेंगे तो जितने भी कलर इंप्योरिटीज है वो सारे के सारे चारकोल एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका क्रिस्टल क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा और आपका जो है इंप्योरिटी वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल है यहाँ पे टाइम हो गया है। इसमें एक दो तीन बातें और भी है बेटा, वो एक तो सब्लिमेशन का, वो हम अभी बात करेंगे सब्लिमेशन की। बाकी एक क्रोमेटोग्राफी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, वो हम कल साथ करके उसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें मैं आपको एक चीज बताता चलूं बेटा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहेंगे बेटा, सब्लिमेशन याद रखिएगा ये वो प्रोसेस है जिसमें अगर आप किसी सॉलिड को अगर आप हीट करें, ठीक है बच्चे, हीट करें तो ये लिक्विड में जाने के बजाय डायरेक्ट किस में जाएगा बेटा, गैस में जाएगा। डायरेक्ट किस में जाएगा, गैस में जाएगा। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इसके एग्जांपल अगर पेपर में आपसे पूछे बेटा कि इसमें से कौन से जो है ऐसे मटेरियल जो सब्लाइम हो सकते हैं, तो याद रखिएगा इसके अंदर एग्जांपल है नेप्थलीन है आपके पास, एंथ्रासीन है। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर आएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बेंजोविक एसिड बेटा, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है आयोडीन। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है बेटा, सब्लिमेट्स, जो आप इसको सब्लिमेट कर सकते हैं। आप सॉलिड से डायरेक्ट किस में लेके जा सकते हैं, इसको गैस में लेके जा सकते हैं। अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए तो उसको कहते हैं डेपोजिशन। इसको आप सब्लिमेशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे डेपोजिशन। तो बेटा यहां तक हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। यहां से आगे जो आपका लेक्चर होगा दैट विल बी सब्लिमेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। ये हम कल इसको वाइंड अप करेंगे, इसके बाद चैप्टर 3 शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपका टेस्ट शुरू होगा बेटा, तो बस 3 मिनट के लिए आपका टेस्ट होगा। जल्दी से आप अपने जो है स्क्रीन पे देख लें। सर टेस्ट शुरू कर दें। सर आपका टेस्ट हो, आपका टेस्ट शुरू हो रहा है बेटा, आपके स्क्रीन पे अभी आ जाएंगे। आप टेस्ट को सॉल्व करें, ठीक है। टेस्ट को सॉल्व करने के बाद बेटा लाजमी अपना रिव्यू दे दें।
आपका रिव्यू जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि बच्चे को क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है बेटा। तो लाजमी अपनी जो है रिव्यू दिया करें कमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है, ताकि बेहतर हो सके और भी जो है इन लेक्चर्स को हम और बेहतर कर सकें।